नमस्कार। स्वागत है आप सबका नई धारा संवाद की इस कड़ी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस श्रृंखला में हम बात करते हैं हिंदी साहित्य और रंगमंच के कुछ सुप्रसिद्ध लेखकों से, जानते हैं उनकी जीवन यात्रा और रचना कर्म के बारे में, रूबरू होते हैं उनकी रचनाओं से, उनके कामों से। आपके प्यार और अपनेपन की बदौलत नई धारा संवाद अब अपने 7वें संस्करण में है और आज इस एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं हिंदी रंगमंच की एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत श्री देवेंद्र राज अंकुर जी से। उनको बुलाने से पहले उनका थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के लिए, जैसे कि रस्म है या परंपरा है। तो अंकुर जी का जन्म 4 जून 1948 को सिरसा, हरियाणा में हुआ। उसके बाद उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई अलग अलग अनेक शहरों में हुई और उसके फाइनली वो जो है दिल्ली आ गए और यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय से 1968 में उन्होंने हिंदी साहित्य में बीए ऑनर्स किया और उसके बाद 1972 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निर्देशन में विशेषज्ञता के साथ इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। विद्यालय से निकलने के बाद ही अंकुर जी बतौर फ्रीलांसर काम करने लगे दिल्ली में, और दिल्ली के अलावा देश के अन्य अनेक शहरों में जाकर के उन्होंने कार्यशालाएं की, नाटकों का निर्देशन किया, थोड़ा बहुत अध्यापन भी किया और 1988 में वो दोबारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़े, लेकिन इस बार बतौर एक अध्यापक, और कालांतर में सन 2001 में आप एनएसडी के डायरेक्टर भी बने और सन 2007 तक वहां के डायरेक्टर रहे। विद्यालय से निकलने के बाद 1975 में अंकुर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। निर्मल वर्मा की 3 कहानियों पर आधारित एक प्रस्तुति 3 एकांत, जिससे कि कहानी का रंगमंच विधा की शुरुआत हुई। इसके बाद तो अंकुर जी ने लगभग हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में और कुछ विदेशी भाषाओं के भी 500 से भी अधिक कहानियों का मंचन किया, लगभग 60 उपन्यासों का मंचन किया और उसके अलावा जो आम रेगुलर नाटक होते हैं वैसे नाटक भी उन्होंने 60 नाटकों का निर्देशन किया। अपने इस काम के लिए अंकुर जी को अनेकों सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण सम्मान है कालिदास सम्मान सन 2005 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2003 में और ब.व. कारंत स्मृति पुरस्कार सन 2011 में। तो चलिए मिलते हैं श्री देवेंद्र राज अंकुर से। नमस्कार अंकुर जी, स्वागत है आपका नई धारा संवाद में। हालांकि रंगमंच संबंधी विषयों पर आपकी 13 पुस्तकें प्रकाशित हैं और आपने अनेक भारतीय और विदेशी नाटकों का अनुवाद रूपांतरण भी किया है, लेकिन आज इस कार्यक्रम में आपसे मिलने का असली मकसद है आपका वो काम जो आपने कहानी का रंगमंच की विधा के द्वारा हिंदुस्तान की अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों को मंच पर ला करके किया है, और हमारी सारी बातचीत इस कहानी का रंगमंच के इर्द गिर्द ही रहेगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या है ये कहानी का रंगमंच और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? देखिए, जाहिर है कि हर एक के मन में ये जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं कहानियों की तरफ कैसे पहुंचा। हमारे परिवार में शुरू से ही जितनी भी कहानी की पत्रिकाएं आती थीं,
उनको पढ़ने का चलन था। फिर जब भी कोई बुजुर्ग मेहमान की तरह से घर में आता था तो वो रात को कुछ पुरानी कहानियाँ सुनाने की परंपरा, और सब हम लोग लगभग काफ़ी बड़ा परिवार था तो सारे भाई बहन इकट्ठे होकर उन्हें घेर कर बैठ जाते। तो मैं समझता हूँ कि जो शुरुआती बीज कहानियों के साथ, कथा के साथ इन्हीं तरह के वातावरण में निर्मित हुए। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये कि हमें एक लघु शोध प्रबंध लिखना होता था हिंदी में एमए करते हुए। तो मेरा विषय संयोग से सन 60 के बाद की हिंदी कहानी था। तो उस दौर में बहुत सी, जाहिर है, सारी कहानियों को पढ़ना और उसके अलग अलग तरह के डिवीजन करना, अलग अलग लेखकों की कहानियों से साक्षात्कार हुआ। मैं रंगमंच की तरफ बहुत बाद में गया। पहले मैं साहित्य का विद्यार्थी था और शायद अगर रंगमंच में ना आया होता तो साहित्य में ही प्राध्यापन कर रहा होता, हिंदी साहित्य। और उसमें भी मुझे शुरू से गद्य साहित्य, जिसमें कहानी, उपन्यास, और जो महत्वपूर्ण बात है, हम लोग जहाँ से मैंने 8वीं और 9वीं क्लास किया, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर ज़िले में एक छोटा सा कस्बा होता था कैराना। संगीत की दुनिया में वो बहुत मशहूर है, किराना घराना, जो संगीत का एक बड़ा जाना पहचाना घराना है। वहाँ पर हमारे फादर का ट्रांसफ़र हुआ था। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे, तो जगह जगह पर उनकी बदली होती रहती थी और हम लोगों को 2-3 साल के बाद, और इसीलिए हमारी एजुकेशन पंजाब में भी हुई, हरियाणा में हुई, राजस्थान में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, और आखिर में खैर दिल्ली आ गए। 10वीं के बाद की जितनी भी पढ़ाई लिखाई है वो दिल्ली में हुई। तो वहाँ पर जो विद्यालय था उसमें इस तरह की गतिविधियों का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। और ख़ासकर हमारे एक प्राध्यापक थे, और मुझे बहुत खुशी है कि वो अभी भी जीवित हैं और उनके साथ मेरा संपर्क लगातार बना हुआ है। वो लगातार अपने छात्रों के साथ मिलकर खुद ही लिखते थे और खुद ही तैयारी कराते थे। तो वो जो एक बीज पड़ा उसने मुझे बहुत मदद किया। और कहानियाँ, एक छोटी सी दुकान थी अखबारों की जहाँ सारी पत्रिकाएं आती थी, तो मैं जब भी कोई नई पत्रिका आती थी भागता था उसे लेने के लिए, चाहे वो चंदा मामा हो, चाहे वो धर्मयुग हो, चाहे वो कादम्बनी हो, साप्ताहिक हिंदुस्तान हो। आप सोचिए कि 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते हुए मैंने हिंदी साहित्य का लगभग काफ़ी बड़ा हिस्सा पढ़कर ख़त्म कर दिया था, चाहे वो भगवती चरण वर्मा हो, चाहे उपेंद्रनाथ अश्क हो, और चाहे प्रेमचंद हों, चाहे रेणु हों, जितने भी उपन्यासकार या कहानीकार, उन सब का पढ़ने से एक रिश्ता उसी दौर में बन गया था। और फिर जाहिर है कि जब आप रंगमंच में आए, एक विधिवत ट्रेनिंग के सिलसिले में 1969 में मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ज्वाइन किया। 72 में वहाँ से निर्देशन में प्रशिक्षित होकर बाहर आए। तो एक सवाल था कि अब आगे आपको किस दिशा में काम करना है। तो अचानक एक विचार कौंधा कि अपने पास एक साहित्य की बहुत अच्छी बैकग्राउंड है और अब रंगमंच से भी प्रशिक्षण ले लिया है, क्या कोई ऐसा मिलन बिंदु हो सकता है कि जहां ये दोनों माध्यम एक दूसरे से मिल जाएं। जाहिर है कि ये मिलन कोई पहली बार मैं नहीं कर रहा था, इससे पहले भी कहानियों के नाट्य रूपांतर हो रहे थे
उपन्यासों के नाट्य रूपांतर हो रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि कहानियों को अगर जिस तरह से कोई कहानी लिखी गई है उसको वैसे का वैसा मंचित क्यों नहीं किया जा सकता। उसके एक एक शब्द के साथ, चाहे वो विवरण है, चाहे वो संवाद हैं, उसको अलग से एक नाट्य रूपांतरण की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए। तो उसी क्रम में, जिसका आपने जिक्र भी किया, 1975 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के साथ निर्मल वर्मा की 3 कहानियों को करने का मौका मिला। और 1 मई 1975 में जो उसका पहला प्रदर्शन था, जो भी लोग देखने आए, जो भी उस वक्त रंगमंच को देखने आते थे, चाहे वो खुद भी कर रहे थे और नए दर्शक भी थे, उनकी प्रतिक्रिया इतनी उत्साहवर्धक थी। तो मुझे लगा कि जो मैं चाहता था कि अगर अपने मूल रूप में भी कहानी को किया जाए तो वो भी एक रंगमंची अनुभव में तब्दील हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से ये काम आगे बढ़ा। और उसके बाद तो फिर एक लंबी कहानी है। 1975 से आज 48 साल हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी भी वो सिलसिला चलता जा रहा है। क्यों चलता जा रहा है कि शायद मुझे आज तक कहानी के मूल रूप को लेते हुए भी उसका दृश्य रूप क्या बनेगा, जब जब भी हम शुरू करते हैं किसी प्रस्तुति को, तो वो आज भी उसमें उतना ही नयापन लगता है, ताज़ापन लगता है। और शायद इसीलिए अभी भी ये काम चल रहा है और ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मुझे पता चल गया होता कि कोई कहानी कैसे मंचित की जा सकती है तो शायद मैं इस काम को बहुत बहुत पहले छोड़ चुका होता। मैं तो यही कुछ एक बैकग्राउंड आपको दे सकता हूँ कि कैसे शुरू किया और कैसे कैसे आगे बढ़े। अब आप आगे कुछ और बताएंगे तो। बिल्कुल, पर आगे चलने से पहले मैं एक तो अपने जो दर्शक हैं उनको बता दूं कि अंकुर जी का जब एनएसडी में दाखिला हुआ राष्ट्रीय विद्यालय में, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए के फर्स्ट ईयर में थे, प्रीवियस जिसे कहते हैं, पूर्वार्ध में थे। और फिर क्योंकि एनएसडी में आ गए तो वो छूट गया सिलसिला, जो अंकुर जी ने बाद में काफी वर्षों बाद जाकर के अपना वो एमए हिंदी भी पूरा किया। और जो आपने बात कही, यानी कि कई बार लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहानी का रंगमंच क्या है। भाई, कहानी का तो नाट्य रूपांतरण होता ही रहा है, पहले भी होता रहा है और अभी भी लोग करते हैं। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि हम लोग एक रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है समाप्ति, जिसका कि निर्देशन आपने जब टैगोर की 150वीं जयंती थी तब मेरे ख्याल से किया जी, था। 2011 में शायद हम लोगों ने 2011 में किया था उसको। और यानी कि ये भी बता दूं कि इसी कहानी पर एक जमाने में एक बहुत चर्चित फिल्म बनी थी, उपहार, जिसमें जया भादुड़ी थी और मेरे ख्याल से समित भंज जो है करके उसके हीरो थे। तो हम उस फिल्म का तो नहीं, समाप्ति कहानी का जो शुरुआती अंश है वो आप लोग को दिखाना चाहेंगे, जिससे आपको एक अंदाज लगेगा कि कहानी का मंचन किस तरीके से स्टेज के ऊपर होता है। तो चलिए देखते हैं समाप्ति का ये शुरुआती दृश्य। कलकत्ता से घर लौट रहे थे। छोटी सी नदी थी। वर्षा के बाद
प्रायः सूख जाती। इस समय श्रावण के अंत में बाढ़ से उमड़कर एकाएक गांव की सीमा को चूमती हुई बह रही थी। कई दिनों की मूसलाधार वर्षा के बाद आज मेघ मुक्त आकाश में धूप निकली थी। अगर हम नौका में बैठे हुए अपूर्व कृष्ण के अंदर की झांकी को देख पाते तो देखते कि इस नवयोग की नामक मानस नदी भी वर्षा के कारण भरकर प्रकाश से झिलमिला रही है और वायु से छलछला रही है। अपूर्व कृष्ण के घर की पक्की छत वृक्षों के पीछे दिखाई दे रही थी। अपूर्व के आने का समाचार घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता था, अतः घाट पर कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं। ये हमारे नए पड़ोसी की लड़की मृण्मयी है। दूर बड़ी नदी के किनारे इन लोगों का घर था। वहां नदी के कटाव के कारण अपना गांव छोड़कर 2-3 वर्षों से हमारे गांव में आकर बस गए हैं। इस लड़की की कुख्याति की बहुत सी बातें सुनाई पड़ती हैं। मैं यहाँ हूँ। गांव के सभी पुरुष स्नेहवश इस लड़की को पगली कहते हैं। हाँ, और गांव की स्त्रियां इसके उच्च निर्मल स्वभाव से सर्वदा भीत, चिंतित और शंकित रहती है। इसका सारा खेल दिन भर लड़कों के साथ ही चलता रहता है। हाँ, समवयस्क लड़कियों के प्रति अनादर भाव की सीमा नहीं है। शिशु राज्य में लड़की दस्युओं के छोटे मोटे उपद्रव के समान थी। पिता की लाडली लड़की है ना, इसलिए इसका इतना दुर्दांत प्रताप है। इस विषय में मृण्मयी की माँ उसके पिता से उसकी शिकायत करते हुए कभी न चुकती थी। लेकिन पिता उसे प्यार करते। पिता के रहते अगर मृण्मयी की आंखों में आंसू आते तो उनके हृदय को बड़ा करते। इसलिए पिता के रहते उसकी माँ उसे कुछ नहीं कह पाती। चल। तो अंकुर जी, ये समाप्ति का दृश्य था शुरू का। क्या इस प्रस्तुति के बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा उदाहरण लिया है बिल्कुल शुरुआत में ही। जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा भी था कि कहानी जिस फॉर्म में लिखी गई है, जिस रूप में लिखी गई है, उसको वैसे का वैसा रखते हुए अपनी तरफ से उसमें कोई कुछ नहीं जोड़ना है, और तब वो किस तरह से एक रंगमंचीय अनुभव में परिवर्तित हो जाए। कहानी का रंगमंच दरअसल यही रचना प्रक्रिया को अपने साथ लेकर चलता है। अब जैसे ये समाप्ति का इसी दृश्य की बात मैं करूं, ये शुरुआती विवरण है जो टैगोर अपने नायक अपूर्व कृष्ण के बारे में हमें दे रहे हैं कि वो एक नाव में बैठकर अपने गांव की तरफ आ रहा है और नदी में पानी बहुत बढ़ जाता है और उसके नाव डामाडोल हो रही है और वो किसी तरह से उसमें से मतलब झूलते हुए और किनारे पर उतर के, और फिर उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से। मुलाकात क्या, वो उसको देखता है कहीं ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए और खिलखिलाते हुए, क्योंकि वो फिसल कर गिर जाता है तो उसके ऊपर वो हंसती है। ये सारा डिस्क्रिप्शन है। अब हम लोगों के पास जितने भी टीम के लोग थे तो नाव का दृश्य भी चाहिए, उसके एक एक शब्द को भी बरकरार रखना है। तो काम करते करते एक विजुअल उभर के आया कि जैसे हम सभी नैरेटर्स हैं, हम सभी नाव हैं, और नाव भी कोई उसमें ऐसा कोई यथार्थवादी नाव नहीं बनाना है। एक इंडिकेशन के चप्पू चला रहे हैं और साथ साथ आपस में मिलजुल कर इस पूरे नरेशन को आपस में बांट भी रहे हैं। तो यहीं से उस प्रक्रिया को मतलब सेट कर दिया कि आगे पूरी कहानी इसी तरह से डेवलप होती चली जाएगी। जब 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 कभी सब लोग मिलके नरेट कर रहे हैं, कभी कोई इंडिविजुअली नरेट कर रहा है, और दृश्यों में जो भी टैगोर ने हमें
संवाद दिए हैं वो आपस में वो लोग शेयर ही कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में कहूँ तो कहानी का रंगमंच इसलिए एक नाटक के मंचन से अलग होने लगता है कि इसकी शुरुआत एक टीम ऑफ नरेटर मंच पर आती है, या पहले से वहाँ पर अपनी कुछ खास पोजीशंस में रह सकती है। वो कहानी को नरेट करना शुरू करते हैं और नरेट करते करते वो कब देखने के प्रोसेस में तब्दील हो जाती है, ये अभिनेता लोग उसको ग्रो करते हैं, उसके साथ जीते हैं। कभी वो खुद नरेटर हैं, कभी वो खुद कैरेक्टर हैं, कभी वो ऑब्जर्वर हैं, कभी वो कमेंटेटर हैं। और चूंकि लगभग सारे के सारे अभिनेता मंच पर ही मौजूद रहते हैं, बहुत कम हमारी प्रस्तुतियों में ऐसा होता है कि वो बाहर जाएं और फिर नए तरीके से मंच पर अपनी एंट्री लें। तो जो अभिनेता साइलेंट पोजीशंस में हैं या स्टिल पोजीशंस में हैं, तो वो समझता हूँ कि बैकग्राउंड में एक दृश्य रचना उनकी आपस में बनती रहती है कहानी से जुड़ी हुई। तो ये पूरे का पूरा एक बिंब की तरह से इमेज, मुझे मतलब हर बात को सीधे सीधे एक यथार्थवादी तरीके से ना कहते हुए, क्योंकि खाली मंच पर ये सब कुछ घटित हो रहा है। आपने इसमें भी देखा दृश्य में कि खाली मंच है और उसी के ऊपर तरह तरह के दृश्य बनते चले जाएंगे। जैसे ये पहला दृश्य बना, तो जब मंच खाली है, चरित्र भी कभी भी कोई भी अभिनेता किसी भी चरित्र में जा सकता है, कुछ को निश्चित भी कर लेते हैं। इस तरह से मिला जुला कर ये सिलसिला चलता है और इसीलिए मैं उसको यथार्थवाद की तरफ उससे परे खींचकर उसको इमेज में जाने की कोशिश होती है। जैसे नाव, उसका एक हल्का सा इंप्रेशन है कि हाँ नाव ऐसे चप्पू चलाया जाता है, बस इतना ही। उसके अलावा उसकी कोई आकार प्रकार हम लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। एक सजेशन, एक संकेत, और इस तरह से शुरू से लेकर आखिर तक कहानी बढ़ती जाती है और अपने अंत तक पहुंचती है। तो ये जिसे कहते हैं कि जैसे आप प्रयोग करते हैं, एक साइंटिस्ट प्रयोग करता है कि कुछ चीज़ों को मिलाकर, कुछ को छोड़कर और कुछ नतीजों पर पहुंचने की पूरी प्रक्रिया है। और शायद ये सिलसिला चल रहा है और इसमें मतलब हम लोगों को, जितने भी लोग, मैं और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, वो सचमुच में इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस विधा में काम करने का अलग ही एक आनंद है, अलग ही एक प्रक्रिया है। एक बने बनाए नाटक को करने से ज़्यादा चुनौती है इसमें। तो अच्छा लगता है कि अगर अभिनेताओं के अनुभव में भी ये बात शामिल है तो बिल्कुल शामिल है, क्योंकि मैं तो आपका अभिनेता भी रहा हूं बहुत सालों तक। बिल्कुल। और मैं अपने जो दर्शक है बता दूं कि अंकुर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र तो हैं ही, और 1980 में पहली बार मैंने इनके साथ काम किया था महानगर 3 संवाद नामक एक प्रस्तुति में, जिसमें कि गोविंद मिश्र और रमेश बख्शी और कृष्ण बलदेव वैद की 3 कहानियां थी, और वो भी एकदम खाली मंच के ऊपर प्रस्तुति थी। सिर्फ 2 लोग थे, एक अभिनेता और एक अभिनेत्री।
और उसका करने का जो एक आनंद है, जो उसका मज़ा है, सेटिस्फैक्शन है, और वाकई में वो भी बेयर स्टेज पे थी। कहीं हमें कभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि इसमें कुर्सी या एक स्टूल की भी ज़रूरत है उस प्रोडक्शन में। और अंकुर जी ने तो यानी कि मेरे ख्याल से शायद ही हिंदी साहित्य का कोई ऐसा महत्वपूर्ण नाम होगा जिसकी कहानी का मंचन अपनी इस विधा के अंतर्गत ना किया हो। और सिर्फ कहानियों का ही नहीं, कई एक उपन्यासों का भी मंचन आपने किया है। यानी कि महानगर 3 संवाद के बाद जो मुझे दूसरी अपनी याद आ रही प्रस्तुति की वो महाभोज है मन्नू भंडारी का, और भी आपने अनारो किया और कई सारे आपने उपन्यास किए हैं। तो क्या कहानी को करना और उपन्यास को करने में कोई अंतर होता है, या दोनों में एक ही सी शैली, एक ही सा वो चलता है? देखिए कि दोनों विधाओं में एक तो आकार का फर्क है। उपन्यास एक बहुत बड़ा जीवन खंड को लेकर साथ चलता है, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो पहला फर्क तो यही आ जाता है कि उसको थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा उसको संपादित करना पड़ता है, क्योंकि एक समय की सीमा चाहिए। आपकी प्रस्तुति ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक दर्शकों को बांधे रख सकती है, 1.5 घंटा 2 घंटा। तो मुख्य रूप से समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसका संपादन करते हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई अंतर महसूस नहीं होता, क्योंकि दोनों तरह से उपन्यासों का मंचन करने की कोशिश की है। खाली मंच पर भी किया है, जिस प्रस्तुति का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी खाली मंच था, और कुछ उपन्यासों में कुछ सीनिक एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी अपने आप में कोई स्थिर सीनिक एलिमेंट्स नहीं थे। वो अभिनेता के साथ ही चलते रहते थे और अपना रूप बदलते रहते थे। जैसे कि कृष्णा सोबती का एक छोटा सा उपन्यास है ए लड़की, उसमें एक गोल मेज थी जिसमें नीचे पहिए लगे हुए थे। वही कभी नाव बन जाती थी, वही कभी ट्रेन बन जाती थी, वही कभी नदी बन जाती थी, और एक शायद कोई हैंगर रखा हुआ था जिसके ऊपर कपड़े कुछ लगे हुए हैं। तो मंच पर एक्शन के दौरान ही पात्र अपने वस्त्र भी बदलता रह सकता था। तो इस तरह के कई चीज़ें, मुझे लगता है कि जब अगर वो सीनिक एलिमेंट आए भी तो वो इतना लचीला होना चाहिए कि वो अलग अलग रूपों में बदलता चला जाए। वो एक सेट इमेज ना लेकर चले, एक स्थिर ना हो जाए, तब वो डेड होने लगता। अंकुर जी, एक चीज बताइए कि जो भी आप ये चुनाव करते हैं किसी भी साहित्यिक रचना का मंचन करने के लिए, तो क्या कुछ ऐसे कोई तत्व होते हैं जो आपको लगता है कि इसमें होने आवश्यक, यानी कि क्या आधार होता है इस चुनाव का? देखिए, मेरे लिए तो किसी भी रचना को चुनने का सबसे बड़ा आधार वो बात क्या कहती है, उसका कथ्य क्या है, और कथ्य ऐसा जो सीधे सीधे आपके मर्म को छुए, आपके दिल को छुए, आपके लिए सार्थक हो। तो फिर कोई कारण नहीं कि अगर आप दर्शकों के पास उस कहानी को लेकर जाते हैं तो वो भी उसको उतना ही पसंद करेंगे, वो उनको भी उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी कि आपको अच्छी लगी थी। फिर वो चाहे किसी भी शैली में लिखी गई हो, वो प्रस्तुति करते हुए हम उनसे जूझते हैं। अब कई तरह की कहानियां हैं। कहानी तीसरे पुरुष की शैली में लिखी हुई है, कहानी प्रथम पुरुष की शैली में लिखी हुई है,
ऐसी भी कहानी है जिसमें कोई संवाद नहीं है, पूरे का पूरा नरेशन में कहानी है, तो मजा आता है कि तीसरे पुरुष की कहानी, अगर उसमें चरित्र हैं तो वो अपने बारे में तीसरे पुरुष के रूप में ही बात कर रहे हैं, और पूरे के पूरी नरेशन वाली कहानी, तो किस तरह से वो पूरे का पूरा नरेशन एक संवाद की तरह से बन जाता है। क्योंकि जब कहानी के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो मैं उसे इस तरह से देखता हूं कि उसका एक एक शब्द मेरे लिए संवाद है, बोला जाने वाला शब्द है, क्योंकि तभी हम लोग उसको शेयर कर पाएंगे। अब वो कौन बोल रहा है, किस स्थिति में बोल रहे हैं, तो ये प्रक्रिया के तहत चीज़ें तय होती हैं, आपस में बांटते हैं कि ये, और कभी सब लोग मिल के भी उसको बोल सकते हैं। लेकिन जो आपका सवाल था वो ये कि कहानी का चुनाव कैसे होता है। अगर मुझे अकेले चुननी है तो जाहिर है कि कहानी का कथ्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जो कि मुझे उसे करने के लिए प्रेरित करता है। आमतौर पर मैं ज़्यादातर अलग अलग संस्थाओं के साथ कार्यशालाएं करने जाता हूं, तो वहां पर मैं अपने साथ जितनी भी कहानियां हो सकती हैं किसी एक लेखक की, वो एक साथ लेकर जाता हूं। 7 कहानियां हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 25 हो सकती हैं, और हम उनको एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। फिर हर छात्र से या हर पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि आपको इनमें से एक कहानी अगर करना है तो वो कौन सी है। तो इस तरह से शॉर्ट लिस्ट होकर कभी 3 कहानियाँ, कभी 5 कहानियाँ, तो जाहिर है कि कथ्य वाली बात वहाँ पर भी काम कर रही है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को क्यों रिएक्ट करते हैं कि उसने हमें छुआ है, अंदर तक पकड़ लिया है, झकझोर दिया है, कोई सवाल उठा रही है। तो ये सारी चीज़ें जब किसी भी रचना को आप अपने अकेले में पढ़ रहे हैं या ग्रुप के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर चलता रहता है। ये चुनाव का जो चक्र है ये रुकता नहीं है। तो यही मैं समझता हूँ कि रचना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जैसा कि आप खुद भी, अक्सर हम लोग जब काम करते हैं साथ में, तो आप कहते हैं, आप औरों को भी जवाब देते हैं कि आपके प्रस्तुति में कथ्य और अभिनेता 2 ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, बाकी कोई भी चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे वो सेट हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, लाइट हो, म्यूजिक हो, या बाकी जो भी सारा पैराफर्नेलिया है थिएटर का। और मुझे खुद आपके साथ, मैंने कई कहानियों में काम किया है, कई प्रस्तुतियों में काम किया है, जो अनुभव रहा है कि, और जो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांगली, कि ये जो कहानी का रंगमंच जो विधा है ये अपने आप में बहुत यूनिक तो है ही, ये एक्टर की ट्रेनिंग का भी एक बहुत ही क्या कह सकते हैं कि अच्छा तरीका हो सकता है उनको उनको बतौर अभिनेता ट्रेन करने के लिए। और इसमें इसकी वजह जो आपने खुद बताया कि कई बार जब वो एक्टर तीसरे पुरुष में लिखे हुए जो भी कहानी नरेशन में है या संवाद में है उसको बोल रहा है, तो उसको कभी वो नरेटर है, कभी वो खुद अपने ऊपर कमेंट कर रहा है, कभी वो खुद करेक्टर बन रहा है, या कभी कभी एक ही एक्टर कई सारे किरदार करता है पूरी कहानी के या प्रस्तुति के दौरान। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा हो सकता है कहानी का रंगमंच? मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही मर्म पकड़ लिया है, और 15 बरस तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सिलेबस का ये हिस्सा था कि छात्रों के साथ 3 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक प्रस्तुति, जिसकी जिम्मेदारी मुझे ही मिल गई, ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप में नाटक नहीं है,
चूँकि मैं कहानियाँ करता था तो मैंने पूरे 15 साल तक स्टूडेंट्स के साथ इसी प्रक्रिया में कहानियाँ की, क्योंकि ट्रेनिंग का हिस्सा इसलिए कि आप एक तो स्पीच, अब जब मंच खाली है और कहानी का टेक्स्ट है तो आपका वाचिक सबसे पहले बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिर दूसरा आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए क्योंकि मंच बिल्कुल खाली है। अब आपके पास कल्पना शक्ति आपकी विकसित करने का, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है और हम कहते भी हैं बार बार अपने अभिनेताओं से, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी कहते थे कि हमारे अभिनेता साहित्य को बहुत कम पढ़ते हैं। आप सोचिए कि 5 कहानियाँ चुनने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 15 साल तक हम 100 कहानियाँ एक साथ बैठकर पढ़ते थे 20 लोगों के साथ, जो वो कभी नहीं पढ़ी होगी उन्होंने, या वो आगे भी शायद इतना एक साथ बैठकर कभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो साहित्य से जुड़ाव है, क्योंकि साहित्य को पढ़ने से अभिनेता को क्या फ़ायदा होता है, ये अक्सर लोग सवाल करते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जितनी गहराई, जितनी संवेदना के अलग अलग आयाम, जितनी तरह के कथ्य, जितनी तरह का एक लेखक का पूरा जितना भी लेखन का उसका सब भावनाएं और क्षमताएं और जितना कुछ भी है वो सब कुछ एक जगह पर हमारे साथ सामने उजागर होता है। और आप देखिए कि वो हमारे अंदर कितना अंतर डालता है सोचने के लेवल पर, चीज़ों को जज करने के लेवल पर। तो ये तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा एक हिस्सा है और होना भी चाहिए। अब आज रंगमंच की दुनिया में डिवाइस्ड प्ले या नाटकहीन नाटक की बहुत चर्चा हो रही है। तो आप सोचिए कि मैंने तो 1975 में कहानियों को करना शुरू किया था, जो अपने आप में नाटक है ही नहीं, और कहानीकार ने तो कभी ये सोचकर नहीं लिखा होगा कि ये इस रूप में मंचन की जाएंगी। बेशक फिल्में बनती हैं कहानियों पर, उनके नाट्य रूपांतर होते हैं, रेडियो पर भी वो होती हैं, लेकिन तब भी कहानी एज कहानी रंगमंच का हिस्सा बने, मुझे नहीं लगता कि स्वयं कहानीकार के भी मतलब मन में कभी ये सवाल उठा होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जितने भी कहानीकारों की लगभग हमने कहानियाँ की, उनमें से जो लोग भी मौजूद हो सकते थे वो हमारे साथ पूर्वाभ्यासों में भी मौजूद रहे। निर्मल जी, राजेंद्र यादव, विष्णु प्रभाकर, और उसके बाद महीप सिंह, मैं मतलब एक नाम गिनाना शुरू करूं तो इतने लोग अपनी ही कहानियों को देखते हुए, असगर वजाहत, वो कहते थे कि इस अनुभव को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आप अपनी ही कहानी को मंचित होते हुए जब देखते हैं, क्योंकि शब्द मेरे हैं, लिखा मैंने है। मुझे बहुत अच्छा लगा निर्मल जी का, उन्होंने एक आर्टिकल में भी लिखा कि कहानी, अपनी ही लिखी हुई कहानी को देखने का अनुभव ऐसा था कि जैसे मैं अपनी ही आवाज़ को टेप रिकॉर्डर पर सुन रहा हूँ। मेरी ही आवाज़ है, मेरे ही शब्द हैं, लेकिन वो किसी दूसरे के माध्यम से, एक यंत्र के माध्यम से मुझ तक पहुँच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया थी, और फिर बाद में तो सभी लेखकों ने ये स्वीकार किया। तो ये सोचिए कि अभिनेता के लिए, खुद लेखक के लिए और देखने के वालों के लिए, हमारे एक बहुत पुराने दर्शक थे जो कहीं कनॉट प्लेस में किसी फर्म में अकाउंट्स का काम करते थे, लेकिन थिएटर के बहुत शौकीन थे। पावा साहब कोई नाटक नहीं छोड़ते थे, और जब जब मेरी प्रस्तुतियां होती थी वो बिल्कुल भाग भाग कर आते थे। उन्होंने कहा कि
कि ये ऐसा अनुभव है, कभी ये दूरदर्शन लगने लगता है कि हम दूरदर्शन पे कुछ देख रहे हैं, कभी ये फिल्म लगने लगती है, कभी ये नाटक लगने लगता है। तो सुनकर खुशी होती थी कि हमने तो जी। इतना कुछ इसके बारे में सोचा भी नहीं था, और दर्शक इसमें ये सब कुछ देख रहा है तो करते रहना चाहिए। तो जी। ऐसा मतलब उनका नाम J.S. पाहवा था और वो हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और बहुत नाटकों, बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना कि एक जो सच्चा दर्शक नाटक का देखने वाला, कि हर प्रस्तुति को देखने आने वाले। पर अभी जो आप बात कर रहे थे लेखक की प्रतिक्रिया, मुझे याद आया कि एक प्रोडक्शन किया था हम लोगों ने उमा शंकर चौधरी की कहानी अयोध्या बाबू सनक गए हैं, जी, जी। और उसका भी जब मंचन उन्होंने देखा था, खुद उमा शंकर चौधरी ने देखा था, तो वो काफी उसको देख करके अभिभूत हो गए थे और उन्होंने बताया था कि ये उनके गांव के या आसपास की किसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। तो चलिए हम लोग उसका एक दृश्य देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आइए साथियों, देखते हैं अयोध्या बाबू सनक गए हैं कहानी के मंचन का एक छोटा सा दृश्य। ये उनकी जिंदगी का आखिरी कष्ट नहीं था। उनकी जिंदगी के आखिरी और सबसे बड़े कष्ट की शुरुआत तब हुई जब जनवरी 2004 को एक दिन अचानक उनकी पत्नी को पेट दर्द की शुरुआत हुई, जो गर्भाशय कैंसर के रूप में सामने आया। गर्भाशय कैंसर, एक ऐसा कैंसर जिसका पता अंतिम अवस्था में ही चल पाता है। लखनऊ के पीजीआई में 4 महीने तक लगातार इलाज चला। इन 4 महीनों में उनकी पत्नी एकदम सूख कर कांटा हो गई थी। तब अयोध्या बाबू ने पास से मौत का भयानक चेहरा देखा और जाना था कि जिंदगी का कष्ट क्या है। 2 बार केमोथेरेपी की गई, सिर के बाल झड़ने लगे थे। वो महिला जो कभी इतनी मोटी थी कि सीढ़ियां चढ़ते हुए देखो तो ऐसा लगता था जैसे कोई मेंढक फुदक फुदक के एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आज वही महिला कंकाल बनी हुई बिस्तर पर लेटी थी। ये सब कुछ अचानक हुआ। ईश्वर ने अयोध्या बाबू को सोचने का वक्त दिया ही कहां। इन 4 महीनों के यंत्रणादायी उपचार ने उन्हें अंदर से हिला करके रख दिया था, लेकिन उनके भीतर उम्मीद की कोई ना कोई किरण बाकी थी। अंकुर जी, ये तो था अयोध्या बाबू सनक गए हैं का अंश, लेकिन अभी जी। जब आप बात कर रहे थे जयपुर में, जहाँ मनीषा कुलश्रेष्ठ वो वर्कशॉप करती हैं कथा कहन नाम से, जहाँ जी, जी, जा जी। रहे हैं पिछले 3 सालों से, तो जो आपने जो राइटर्स के अनुभव बताया, उसमें मुझे याद आया कि मनीषा कुलश्रेष्ठ की जो कहानी मास्टरनी की थी और उनकी जी। प्रतिक्रिया के बारे में अगर आप हम बताएं कि क्या था एक राइटर का की प्रतिक्रिया अपनी रचना को देख करके, जो एक अलग किस्म हाँ, की थी। ये मतलब दोनों तरह का है। कुछ राइटर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाए। अब खासकर जिस कहानी का आप जिक्र कर रहे हैं, मास्टरनी, मनीषा जी की कहानी थी, मनीषा कुलश्रेष्ठ की। हम लोगों ने उनकी सारी कहानियां पढ़ी। हालांकि उनकी तरफ से कोई आग्रह नहीं था कि उन्हीं की कहानी किया जाए कार्यशाला में। मुझे लगा व्यक्तिगत रूप से कि हम लोग वहाँ जाते हैं तो एक बार वो खुद एक स्थापित कहानीकार हैं, तो उनकी कोई कहानी करके देखते हैं। तो मैंने उनकी सारी कहानियाँ पढ़ी और उसमें से जितनी भी कहानियाँ हम लोगों ने चुनी, उसमें से भी फिर मास्टरनी को हम लोगों ने किया, क्योंकि 3 या 4 ही लोग हम वहाँ पर लेके जा सकते हैं। उनका उस तरह का आर्थिक ढांचा है उस पूरी कार्यशाला का। तो बहरहाल वो कहानी का एक शुरुआती बिंब मुझे कहानी पढ़ते ही आ गया। हम लोगों ने आपस में तय किया कि मास्टरनी है एक ऐसी मास्टरनी जो अपनी ट्रांसफ़र की कोशिश कर रही है ताकि एक ही शहर में आ जाएं,
पति कहीं और नौकरी करता है, उसको कहीं और गांव में नौकरी करने जाना पड़ता है, तो उसके चक्कर में वो किस किस तरह से मतलब सचिवालय में, फिर मंत्री के पास, एमएलए के पास, यही सारे मतलब उसमें स्ट्रगल से वो गुजरती है। और तब तब बीच में अपने अतीत को याद करती है कि मैं क्या संगीत सीखना चाहती थी, मैं ये करना चाहती थी, मैं डिबेट में बहुत तेज थी। तो हम लोगों ने सोचा आपस में मिलकर कि इसको 2 स्त्री पात्रों को लेकर 2 अभिनेत्रियों से कराया जाए, एक अतीत को जिए और एक जो वर्तमान में है, और बाकी जितने भी पुरुष पात्र आते हैं वो एक अभिनेता उसमें करते रहे। तो कुल मिलाकर 3 ही अभिनेता थे। हमने भी नहीं सोचा था कि वो कहानी प्रक्रिया से गुजरते गुजरते, जैसा मैंने बताया, और मेरे अपनी मतलब रचना प्रक्रिया का वो बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि काफ़ी कुछ अभिनेता लोग खुद डेवलप करते हैं। बीच बीच में मैं उन्हें कुछ बिंदु देता रहता हूँ एक कैटलिस्ट की तरह से, और कई बार पूरी की पूरी कहानी भी मुझे ही करानी पड़ती है, क्योंकि अभिनेता लोग ज़िद करने लगते हैं कि नहीं, आप बहुत मतलब मौज करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं करते, अब हम नहीं इस बार करेंगे। तो इस तरह से लड़ते झगड़ते, लेकिन ये कहानी इतनी अच्छे से मतलब तैयार होकर आई, हम लोग खुद चौंक गए। और उसका रिस्पॉन्स दर्शकों के सामने जो आया, जो लेखक दर्शक थे, नए नए कहानी लिखने वाले लोग या कहानी लिखना सीखने वाले लोग, और जो भी लोग, मृदुला गर्ग थी वहाँ, एक और हिंदी की कहानीकार, बहुत बड़ी कहानीकार। तो बहरहाल फिर उसके बाद हम लेखक से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। अब मनीषा को तो उस कहानी की कोई याद ही नहीं थी, क्यों, उनकी वो कोई पसंदीदा कहानी भी नहीं थी, और शायद वो उसको अपनी सबसे कमज़ोर कहानियों में गिनती थी। तो उनके लिए भी ये एक चौंकने वाला अनुभव था, चौंकाने वाला अनुभव था कि जिस कहानी को मैं बिसरा चुकी हूँ, कब का भूल चुकी हूँ, उस कहानी में इतनी नाटकीय संभावनाएं ये लोग खोज कर ले आए, इतना जीवंत अनुभव। तो ये दोनों तरह के मतलब कहानीकारों के रिएक्शंस हमें मिले, और कहना चाहिए कि वो खुद आश्चर्यचकित हो गई। जी, हम लोगों को बहुत खुशी हुई उनकी इस प्रतिक्रिया को भी सुनकर। तो ये हर तरह का मतलब लेखक देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते, क्योंकि कहानी इस तरह से जकड़ लेती है, लेखक को तो ज़्यादा जकड़ लेती है अपने मंचन में, तत्काल प्रतिक्रिया देना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है। शायद बाद में अगर उनसे कहे कि कोई लेख के रूप में आप अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करें, तब शायद एक दूसरा तरह का विश्लेषण वो प्रस्तुत करें। तो बहरहाल ये मास्टर डी का अनुभव रहा, और अगर इसमें चाहे तो उसी कार्यशाला का एक अभी जो ताज़ा अनुभव है मैं उसको भी शेयर करता हूँ। उसको बाद में करेंगे, पहले चलो उसको छोड़, यानी कि बेहतर होगा कि मुझे याद है कि निर्मल वर्मा जी का आपने कुछ कहानियों का मंचन शायद लखनऊ में किया था, और वो लखनऊ में बुलाया था आपने। अगर आप उस याद को ताज़ा करें फिर से एक बार। वो तो हम लोगों ने एक्चुअली तब तक दिल्ली और लखनऊ में मिलाकर 76 की बात है, तो वहाँ मैं एक संस्था के साथ काम कर रहा था, लकरीस नाम की संस्था, और हमने लगातार उनके साथ कई प्रस्तुतियाँ की। तब तक शायद 14-15 कहानियाँ मंचित कर ली थी 1975 से लेकर, और 1976 का अंत आ रहा था। तो सोचा कि एक छोटा सा एक फेस्टिवल कर लिया जाए,
जिसमें अब तक जितनी भी प्रस्तुतियाँ की है उनसे एक एक कहानी लेकर, तो एक निर्मल वर्मा जी की कहानी शामिल किया, 1.5 इंच ऊपर। उसके बाद एक ये महानगर 3 संवाद से एक कहानी को लिया, कृष्ण बलदेव वैद, और एक कहानी नई तैयार की प्रेमचंद की, पूस की रात, और एक ऑलरेडी उनकी हमने की हुई थी उसमें से एक कहानी ले लिया, कफन। इस तरह से 3 दिन का एक फेस्टिवल किया, उस पर बातचीत भी की। आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली से निर्मल जी आए, फिर कृष्ण बलदेव वैद अमेरिका से आए हुए थे, वो भी उनके साथ आ गए, और जितने भी लखनऊ में साहित्यकार और रचनाकार और रंगमंच करने वाले लोग थे वो भी उन 3 दिन के फेस्टिवल में हमारे साथ मौजूद रहे, और उन्होंने भी अपनी कहानियों के मंचन को खुद देखा। जैसे मुझे निर्मल जी के रिएक्शन के बारे में मैंने बताया, उसी तरह से वैद का रिएक्शन इतना ताज़ा था। उन्होंने अपनी कहानी सब कुछ नहीं, जो कि एक बेड से शुरू होती है, एक औरत और एक आदमी के बीच में, और फिर वो धीरे धीरे एक ड्राइव पर निकल पड़ते हैं, और उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। सब कुछ है, फिर कुछ रहता है, फिर आखिर में कुछ नहीं रहता, एक संबंध किस तरह से खत्म हो जाता है। हमने उसको इनमें से कुछ भी ना दिखाकर एक खाली मंच पर घटित होते हुए, और उनको लगा कि हाँ, ये सचमुच में एक नाटक को देखने के अनुभव से बिल्कुल बिल्कुल अलग तरह का अनुभव है, और मेरी कहानी की जो आंतरिक बनावट है उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पकड़ा, और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया कि मैंने कहानी को एक होटल के कमरे में रखा था, फिर वहाँ से वो गाड़ी पे ड्राइव करने निकलते हैं, और फिर धीरे 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 कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है। जिस रूप में मेरे सामने वो घटित हो रही थी, उतनी देर के लिए मैं अपनी कहानी को उसी रूप में जी रहा था। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आइसोलेशन में काम किया है, जैसा मैंने बार बार अपने पहले भी इन बातों का जिक्र किया कि लेखक लोग हमेशा से उस प्रक्रिया में जितना समय वो दे सकते थे मौजूद रहे हैं। मंचन तो लगभग सब लोग लेखकों ने जितने देखे ही हैं, और ये स्वीकार भी किया है, क्योंकि ये सवाल उठता है, हम लोग कर रहे हैं कि अंततः एक नाटक को करना और एक कहानी को करना, इन दोनों में क्या अंतर है। मैं बराबर इस सवाल का सामना करता हूँ, तो फिर मैं इसी रूप में इसका उत्तर खोजने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले तो दोनों अलग अलग विधाएं हैं। एक पढ़ने की विधा है, एक देखने की विधा है। अगर पढ़ने की विधा होते हुए अपने उसी रूप में देखने की विधा में बदल जाए, तो ये अनुभव उसकी अपनी शर्तों पर, ये यात्रा उसकी कहानी की अपनी शर्तों पर किस तरह के रंगमंची अनुभव में बदल जाएगी। इसीलिए वो नाम मैंने दिया था कहानी का रंगमंच। उसकी तर्ज पर अब लोग कविता का रंगमंच भी करने लगे हैं। नाटक का रंगमंच तो होता ही है, और कोई आश्चर्य नहीं, और खुशी भी होती है, और थोड़ा सा अंदर
सुकून भी महसूस होता है कि आज पूरे रंगमंच में, कम से कम हिंदी रंगमंच का तो मैं सामने मतलब देख रहा हूँ घटित होते हुए, जितने भी, चाहे वो पुराने करने वाले लोग हों, चाहे वो नए से नए करने वाले लोग हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साहित्य से अपनी सामग्री उठा रहे हैं, कहानियों को उठा रहे हैं, उपन्यासों को उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के काम करने की इस लंबी यात्रा ने उनको भी इस दिशा में आने के लिए प्रेरित किया। जी। और ये अगर छोटा सा योगदान हम लोगों का है तो इसमें उसको ले लेना चाहिए। मतलब नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी कि एक तो मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी आपने खुद ही कहा कि कहानी का रंगमंच, तो ये शीर्षक आपने कब दिया था? तीन एकांत के वक्त थी या बाद में कभी? तीन एकांत के समय। तीन एकांत के समय जो मुझे एक आर्टिकल लिखना था, जब ये छपी किताब, तो फिर उसमें पहली बार मैंने इसका जिक्र संज्ञा इसका इस्तेमाल किया। ये तभी आ गया था जब 1972-73 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलते हुए मंडी हाउस में एक फ्रीलांसर की तरह से भटकते हुए रविंद्र भवन के आसपास, क्योंकि तब बहावलपुर हाउस तो हमारे पास नहीं था, कि कहानी को कहानी के तौर पे किया जाए, और तभी ये शीर्षक भी सूझ गया था। जी। मैंने अपने एक ब्रोशर में भी इसका जिक्र किया था, जो 1973 में हम लोगों ने 6 छोटे नाटकों का मंचन किया था त्रिवेणी कला संगम में, उनका जो ओपन एयर थिएटर होता था। उसके ब्रोशर में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि ये एक तरह का प्रील्यूड है 6 नाटकों का मंचन। मैं एक्चुअल में उस कहानी का रंगमंच के तरफ बढ़ना चाहता हूं और उसी की तैयारी भी कर रहा हूं। वो हुआ जाकर 1975 में, क्योंकि जो भी स्थितियां परिस्थितियां, तो रास्ता बनाने में टाइम लगता है। जी। उस वक्त और भी मुश्किल था। ये है। मैं आपके जो आपने बात कही, यानी कि मेरा सवाल भी अगला वैसे वही था। आपने खुद भी कहा कि ये वाकई में जब कहानी का रंगमंच काफी लोकप्रिय हो रहा है और बहुत लोग हैं जो कहानियों का मंचन, चाहे वो आपके तरीके से या अपने तरीके से कर रहे हैं, यानी कि साहित्य तो खैर नाटक भी साहित्य की श्रेणी में आता है, लेकिन हाँ, कहानी या कविता को लेकर के उसको एक रंगमंची प्रस्तुति में परिवर्तित करना, और उसमें जैसे कि दिनेश खन्ना ने बहुत काम किया है, उमा झुनझुनवाला एक कलकत्ता में रंगकर्मी है, वो तो हर साल शायद फेस्टिवल भी करती हैं कहानी के रंगमंच का। नसीरुद्दीन शाह एक बहुत बड़ा नाम है सिनेमा और थिएटर की दुनिया में, और उन्होंने भी जो है जब हिंदी में काम करने का निर्णय लिया तो उन्होंने इस्मत आपा के नाम जैसे एक प्रस्तुति से किया, जो कि इस्मत चुगताई की कहानियों पे आधारित था, और बाद में उन्होंने कई कहानियों को किया। तो यानी कि इस कहानी की के मंचन की लोकप्रियता की वजह आप क्या समझते हैं, कि सिर्फ ये कहानियां आसानी से उपलब्ध होती हैं या इस विधा की तरफ एक आकर्षण लोगों का बढ़ा है? देखिए, कहानी के साथ पहला जुड़ाव तो यही है, हर एक के परिवार में कहानियों को सुनने की परंपरा है। अब वो कहानियों को देखने लगे हैं, तो ये एक पहला कारण बन जाता है। दूसरा ये है कि कहानियां एक छोटे से मतलब क्लेवर में 25 मिनट में, आधे घंटे में आपको एक इतना बड़ा अनुभव दे जाती हैं, जो कि नाटक को आपको देने में 2-2.5 घंटे का समय लगता है। क्योंकि कहानियां विधा की खास बात यह है कि उसको समय की एक बहुत छोटी सी सीमा में
जीवन के एक कालखंड को लेकर उसकी गहराई में उतर जाने का जो उसका पूरा प्रोसेस है, वो बहुत अच्छे से लोगों को छू जाता, पकड़ लेता। आप सोचिए, उसने कहा था जैसी कहानी, हार की जीत, पता नहीं मतलब कितने बरस पुरानी कहानियां हैं। एक बार आपने पढ़ लिया, वो हमेशा आपको याद रहती हैं। और ऐसी कहानियों को अगर आप देख रहे होते हैं तो वो अनुभव और भी ज़्यादा मतलब आपके उसमें शामिल हो जाता। शामिल हो जाता है तो जी। उनकी लोकप्रियता मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा कारण है कि चूंकि हमारे जीवन का वो इतना ज़रूरी हिस्सा रहा है, हिस्सा है। सुनाना, सुनना। मैं अक्सर कहता हूँ, कहानी को हम लोग पहले सुनते थे, फिर हम लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया, अब हम लोग उसको देख भी रहे हैं। जी। और इस कहानी का रंगमंच में हम देखते हुए कहानियों को पढ़ रहे हैं। आप और सोचिए, सुन भी रहे हैं। और सुन भी रहे हैं। सुन भी रहे हैं। और फिर और एक अच्छा मतलब अनुभव है, हम लोगों ने श्री राम सेंटर में जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 94 में मैंने छात्रों के साथ कहानियों का मंचन करना शुरू किया, तो श्री राम सेंटर में हमारे शोज होते थे। तो वहाँ नीचे मिसेज आचार्य होती थी, उनकी किताबों की दुकान थी, जी। वही कैंटीन भी चलाती थी। और एक तो उन्होंने मुझे बताया कि अंकुर जी, आपके इन मंचनों से मेरे यहाँ की किताबों की बिक्री बढ़ गई है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि लोग कहानियों के कलेक्शन खरीद कर ले जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरी समझ में आया कि वो क्यों लेके जा रहे हैं। एक तो ये देखने के लिए कि ये आदमी कहता है कि कहानी में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो देखें, पढ़ के देखें। तो पेपर बैक संस्करण उस जमाने में बहुत पॉपुलर हुए थे। हाँ, राजकमल ने बहुत छापे थे। राजकमल ने छापे थे और वो धड़ाधड़ उनकी किताबें बिक रही थी। तो मुझे लगा ये भी उसका एक पक्ष है, कहानी का रंगमंच होने से। और शायद लोग खुद भी करने में इंटरेस्टेड होते रहे होंगे। और जैसा कि हम आपने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया कि सभी लोग कर रहे हैं, चाहे फिर आप उनको अपने अपने तरीके से करें। तो ये उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे तो खैर यानी कि हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, अगर आपने आज तक कभी देखा नहीं है तो इसका असली मजा तो जब कहानी का मंचन आप देखते हैं तभी उसका आता है। लेकिन चलिए, हमने आपको कुछ क्लिप्स दिखाई। और अंकुर जी, आपसे बातें करके आज फिर एक बड़ा आनंद आया और दोबारा कई सारी यात्राओं से गुजरने का मौका मिला। तो आपसे आज मिलने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया हमारे इस नई धारा संवाद में शामिल होने के लिए। नई धारा का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस संवाद में शामिल किया और अपने ही किए हुए काम को दोबारा से जीने का मौका मिला, दोबारा से उसका एक आकलन करने का मौका मिला। और आपके साथ बातचीत करके अब यहाँ तो एक दूसरी तरह के संबंध में भी हम आमने सामने हो गए, जबकि एक अभिनेता के तौर पर मैं समझता हूँ 43 साल से ऊपर हो गए अब काम करते हुए साथ साथ। तो अच्छी बात है, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। और नई धारा इस तरह संवाद भी चलता रहना चाहिए। संवाद श्रृंखला का जो जिसका भी आइडिया है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि अदरवाइज ज्यादातर चैनल कुछ राजनीतिक विषयों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि साहित्यिक और रंगमंचीय और कलाओं, इसमें बल्कि चित्रकला या इस तरह की कलाओं के लोगों को भी हम अगर शामिल कर लेंगे तो इसका प्रचार और ज्यादा होगा। मैं नई धारा के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।
दोस्तों, रविवार 2 अप्रैल की शाम 7 से 8 बजे हमारे सूत्रधार अवधेश त्रिपाठी जी एक खास बातचीत में होंगे जानी मानी लेखिका उर्मिला शिरीष जी के साथ। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग उस कार्यक्रम में अवश्य जुड़ें, उसे देखें। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।